पिछले वीडियो में हमने पीटर एफ ड्रकर का परिचय लिया। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के जो प्रमुख कार्य क्या क्या बताए हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की। पिछले वीडियो में हमने पीटर एफ ड्रकर के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध की अलग अलग 12 प्रकार की तकनीकों के बारे में हमने परिचय लिया था। इस अध्याय में और 3 तकनीकों के बारे में हमको परिचय लेना है। सबसे पहली जो तकनीक है जिसका नाम है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ये जो प्रबंध की तकनीक है, इस तकनीक का प्रतिपादन पीटर एफ ड्रकर के द्वारा 1954 में किया गया। ईस्वी सन 1954 में ड्रकर ने इस विचार का प्रतिपादन किया। यही उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध की तकनीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, जो दूसरा नाम है परिणामों द्वारा प्रबंध। इस दूसरे नाम से इसको किसने प्रस्तुत किया है? प्रोफेसर स्ले। प्रोफेसर स्ले ने बाद में इसको परिणामों द्वारा प्रबंध नाम से प्रस्तुत किया। तो एक ही तकनीक के 2 नाम आपको ध्यान रखना है। एक नाम है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, दूसरा नाम है परिणामों द्वारा प्रबंध। अब ये तकनीक है क्या, उद्देश्य द्वारा प्रबंध होता क्या है, उसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा और प्रतिपादित की गई कुछ परिभाषाएं हम देख रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है टेरी। टेरी के अनुसार प्रबंध क्या है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है? तो टेरी ने कहा है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है और यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपलब्धि हासिल करने के लिए ही हम क्या करते हैं? उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य का निर्धारण करने का मतलब है कि जो हमको हासिल करना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको और उपलब्धि हासिल करने के लिए हमको जो प्रयत्न करना है, इसका आप पहले से निर्धारण कर लो। ये टेरी का मानना है। ऐसे कैसे? एक दूसरे विद्वान एनिनी राया, इन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो इनका ये कहना है कि यह जो प्रबंध है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है। परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। उपलब्धि और परिणामों पर बल देता है। सामान्यतः इसका ध्येय वैयक्तिक एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना होता है। वैयक्तिक और संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि करना। जैसे अगर व्यक्ति अपना उद्देश्य पूरा करेगा, अगर संगठन अपना उद्देश्य पूरा करेगा, व्यक्ति अगर उपलब्धि हासिल करेगा, संगठन उपलब्धि हासिल करेगा, व्यक्ति को जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य परिणाम के रूप में तुरंत प्राप्त होगा। संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का जो लक्ष्य है, वो परिणाम के रूप में तुरंत उपलब्ध होगा। तो कहने का मतलब प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, उसकी उपलब्धि हासिल करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य भी होते हैं, विभागीय उद्देश्य भी होते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक विभाग, हर एक संगठन और अपना अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और जब परिणाम प्राप्त होता है तो उस उद्देश्य के साथ उसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो सारे जो कार्य किए जाते हैं उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, ऐसा एनिनी राय का कहना है। इसके अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध की परिभाषाएं दी है, जो आपकी किताब में दी हुई है। अभी हम इसका अर्थ देख रहे हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का अर्थ क्या है? मतलब इस समस्त परिभाषाओं को निष्कर्ष के रूप में अगर हम अर्थ के रूप में उसको परिभाषित करें तो उसका अर्थ क्या बनेगा? तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ। तो सभी श्रेणी के प्रबंधक का मतलब क्या होता है कि उच्च स्तर के प्रबंधक भी, मध्य स्तर के प्रबंधक भी और निम्न श्रेणी के प्रबंधक भी, और उन प्रबंधकों के अधीन काम करने वाले अधीनस्थ भी। तो प्रबंधक और अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं वैयक्तिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं वो संस्थागत उद्देश्य का निर्धारण करते हैं,
जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, संचालक मंडल, प्रबंधक मंडल, उनका कार्य क्या है? पूरी संस्था के उद्देश्य का निर्धारण करना। ऐसे कैसे मध्य स्तर होता है, तो मध्य स्तर पे अलग अलग विभाग होते हैं, उत्पादन विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, मानव संसाधन विभाग होता है, मार्केटिंग विभाग होता है, कर्मचारी विभाग होता है, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं। तो हर एक विभाग अपने अपने विभाग के उद्देश्य निर्धारित करेगा। फिर तीसरा बिंदु है वैयक्तिक उद्देश्य। तो उस विभागों के अंदर काम करने वाले, मध्य स्तर पे, निम्न स्तर पे काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो व्यक्ति है, वो भी अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। अगर उद्देश्य तय हो गए तो अब उद्देश्य तय होने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है? प्रबंधकीय प्रक्रियाएं करनी है, नियोजन करना है, संगठन का निर्माण करना है, संगठन के अंदर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, उनको निर्देश देना है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है, ऐसी प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करना, जिससे कि जो संगठन के, जो विभागों के, जो व्यक्तियों के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी तरह अगर हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे, विभाग, संस्थागत और वैयक्तिक उद्देश्य निर्धारित करेंगे, तो उसकी प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रबंधकीय प्रक्रियाएं करेंगे और जिससे संसाधनों का क्या होगा? प्रभावी उपयोग किया जा सके। अगर हमने उद्देश्य तय किया और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो एक संस्था के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो भी संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, उसका हम प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। तो प्रभावी उपयोग करने के लिए हमको उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको कार्य करना पड़ेगा और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। व्यक्ति के बीच में एकरूपता स्थापित किया जा सके, संगठन के अंदर विभिन्न विभाग जो होते हैं उनके बीच में एकरूपता स्थापित किया जा सके और एक संगठन का वातावरण के साथ भी तालमेल बैठना चाहिए। वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, व्यावसायिक वातावरण में, राजनीतिक, ठीक है, कानूनी, तकनीकी, ऐसे जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमको भी उस परिवर्तन के अनुसार ढलना पड़ेगा और उसके साथ एकता स्थापित करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से और एक उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का अर्थ बनता है। अभी हम बात करेंगे उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की प्रकृति या विशेषताएं। तो 4 प्रकृति के बिंदु है, 4 विशेषताएं हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की। मतलब कि विशेषताओं का मतलब क्या होता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन को हम विस्तार से समझ सकें। ये जो परिभाषा है, ये जो अर्थ है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 4 विशेषताएं निर्धारित की गई है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंधन को अगर विस्तृत रूप से हमको समझना है तो उसकी प्रकृति को समझना, उसकी विशेषताओं को समझना। तो पहली विशेषता क्या है कि यह एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व देती है। मतलब कि उद्देश्य निर्धारण करना, व्यक्ति के उद्देश्य निर्धारित करना, विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, संगठन के उद्देश्य निर्धारित करना, अगर उद्देश्य निर्धारित होंगे तो उसके अनुसार काम होगा। तो इसको हम कैसी अवधारणा कहते हैं? कार्यात्मक अवधारणा। अगर उद्देश्य नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, किसी भी विभाग का उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। जब हमको कोई टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ये इतने समय में ये टारगेट पूरा करना है, तो फिर उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम कार्य करेंगे। तो ये अवधारणा कैसी बन गई? कार्यात्मक अवधारणा। ठीक है। ऐसे कैसे दूसरी विशेषता है, यह अवधारणा उद्देश्य के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन के साधनों पर। अब क्रियान्विति के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं इस अवधारणा के अंतर्गत, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है। हम उद्देश्य को निर्धारित करेंगे और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो उद्देश्य के निर्धारण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन उसकी क्रियान्विति कैसे होगी, क्रियान्वयन के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, संसाधनों की व्यवस्था के ऊपर इस अवधारणा के अंदर ज़्यादा विचार नहीं किया गया है, थोड़ी कमी भी है इसकी। ऐसे कैसे तीसरी विशेषता, यह परिणाम उन्मुखी विचारधारा है। मतलब कि परिणाम अगर हमको प्राप्त होता है, उपलब्धि अगर हमको हासिल होती है, तो किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। कहने का मतलब, जब हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो हम उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और प्रयत्न भी करेंगे, कार्य करने के लिए तत्पर बनेंगे। तो पूरी तरह से जो अवधारणा है वो परिणाम उन्मुखी अवधारणा है। और अंतिम जो विशेषता है
कि सहभागिता के विचार पर आधारित है। ये विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है, जो यह मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। अगर पूरे संगठन के अंदर और हर एक व्यक्ति के अगर उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो हर एक व्यक्ति उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध रहेगा, और हर एक व्यक्ति अगर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है तो उसको दूसरे का सहयोग भी लेना पड़ता है, तो पूरे संगठन के अंदर एक दूसरे का सहयोग भी बना रहेगा। तो सहभागिता के ऊपर भी ज़्यादा जोर देती है। अगर हम सहयोग नहीं लेंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विभाग दूसरे विभाग का सहयोग नहीं लेगा तो हर एक विभाग का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं लेगा तो उस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब सहभागिता के ऊपर ज़्यादा बल देती है ये विचारधारा। तो इस प्रकार से उद्देश्य द्वारा प्रबंध का प्रतिपादन किसने किया, इसके ऊपर हमने बात की। इसकी परिभाषा क्या क्या है, इसके ऊपर हमने बात की। इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर बात की। और इसकी प्रकृति या विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर हमने बात की।